नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। यूपीएससी की तैयारी में आधुनिक भारतीय इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है और उसका एक अहम हिस्सा है ये जानना कि हमारे राष्ट्रवादियों और समाज सुधारकों ने उस समय के भारतीय समाज को, उसकी संरचना को कैसे देखा, कैसे समझा। बिल्कुल। और आज हम इसी पे एक बहुत गहरी चर्चा करने वाले हैं, आइग्नो के स्टडी मटेरियल की यूनिट 24 के आधार पर, जिसका नाम है राष्ट्रवादियों और समाज सुधारकों द्वारा भारतीय सामाजिक संरचना की धारणा। ये यूनिट खास क्यों है, मतलब एस्पिरेंट्स के लिए इसकी रेलेवेंस क्या है? देखिए, ये यूनिट सिर्फ कुछ नेताओं या आंदोलनों के बारे में नहीं है। ये हमें वो वैचारिक चश्मा दिखाती है जिससे 19वीं और 20वीं सदी के भारतीय बुद्धिजीवियों ने अपने समाज की जटिलताओं, जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, इन सब दरारों को देखा। उन्होंने कैसे औपनिवेशिक आधुनिकता, कॉलोनियल मॉडर्निटी के साथ तालमेल बिठाया या उसका विरोध किया। ये समझ मेंस जीएस पेपर 1 के लिए तो क्रिटिकल है ही, समकालीन भारत को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आज की चर्चा में हम बिल्कुल शुरू से यूनिट के पहले पॉइंट से लेकर आखिर तक हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। कोई शॉर्टकट नहीं, बस गहरी समझ। हाँ, हमारा लक्ष्य यही है कि इस चर्चा के अंत तक श्रोता राष्ट्रवादियों और सुधारकों के नजरिए की एक न्यूआंस्ड यानी सूक्ष्म और गहरी समझ विकसित कर पाएं। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 24.0 परिचय से। परिचय में सबसे पहले धारणा यानी परसेप्शन की बात की गई है। कहा गया है कि ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है और अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी हुई होती है। इसका क्या मतलब है? सही। देखिए, परसेप्शन या धारणा कोई हवाई चीज नहीं है। हम दुनिया को कैसे देखते हैं ये इस पर निर्भर करता है कि हम कौन हैं, कहां से आते हैं, हमारा अतीत क्या रहा है और हम भविष्य को कैसा देखते हैं। तो जब हम राष्ट्रवादियों की धारणा की बात करते हैं तो हमें उनके समय, उनकी शिक्षा, उनके वर्ग को ध्यान में रखना होगा। और ये भी कहा गया है कि सामाजिक संरचना मल्टी लेयर्ड है। बिल्कुल। समाज कोई एक सार चीज नहीं है, उसमें कई परतें हैं, जाति की, वर्ग की, लिंग की, धर्म की, और ये परतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जटिल तरीके से। राष्ट्रवादियों और सुधारकों को इन सभी परतों से जूझना पड़ा। इसी कॉन्टेक्स्ट में सांस्कृतिक मुठभेड़, कल्चरल एनकाउंटर का जिक्र है, स्वदेशी समाज बनाम औपनिवेशिक आधुनिकता। ये मुठभेड़ कैसी थी? ये एक बहुत बड़ा टकराव था। एक तरफ भारत की अपनी सदियों पुरानी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं थीं, जो ज्यादातर मौखिक परंपराओं और चक्रीय समय, साइक्लिकल टाइम की धारणा पर आधारित थी। दूसरी तरफ थी पश्चिमी आधुनिकता, जो अपने साथ लिखित कानून, निजी संपत्ति, पूंजीवाद और सबसे जरूरी प्रिंट कल्चर लेकर आई। प्रिंट कल्चर का जिक्र बार बार आता है, इसका इतना महत्व क्यों था? क्योंकि प्रिंट ने विचारों के प्रसार का तरीका बदल दिया। अब बातें सिर्फ सुनकर नहीं, पढ़कर भी समझी जा सकती थी। संदेश ज्यादा औपचारिक, विजुअल और स्थायी हो गए। इसने एक नए तरह के बौद्धिक वर्ग को जन्म दिया, जो लिखित शब्दों के माध्यम से बहस कर सकता था, अपनी पहचान बना सकता था। और इसी के साथ विकास समय की धारणा आई, मतलब एक सीधी रेखा में प्रगति का विचार। हाँ, ये पश्चिमी सोच थी कि समाज एक सीधी रेखा में आदिम अवस्था से आधुनिक अवस्था की ओर विकास करता है। ये भारत की पारंपरिक चक्रीय समय की धारणा से बिल्कुल अलग थी। इस विकास समय की सोच ने भी राष्ट्रवादियों के नजरिए को प्रभावित किया कि भारत पिछड़ा है और उसे आधुनिक बनना है। तो इन बुद्धिजीवियों पर दोहरी विरासत का असर था, एक अपनी स्वदेशी परंपरा और दूसरी ये औपनिवेशिक आधुनिकता। बिल्कुल। और इसी दोहरी विरासत के तनाव और संश्लेषण से उनकी सोच और उनके कार्य निकले। यही इस यूनिट का मूल विषय है। कैसे इस दोहरी विरासत के बीच उन्होंने भारतीय समाज को समझा और उसे बदलने की कोशिश की। चलिए अब सेक्शन 24.1 पर आते हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि, सोशल बैकग्राउंड। यहाँ कहा गया है कि पृष्ठभूमि और धारणा में सीधा रिश्ता नहीं है, व्यक्तिगत स्वायत्ता भी है। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि किसी खास पृष्ठभूमि का व्यक्ति एक ही तरह से सोचेगा। इंडिविजुअल एजेंसी यानी व्यक्तिगत सोच और फैसले का भी महत्व है। लेकिन फिर भी ज्यादातर राष्ट्रवादी नेताओं की पृष्ठभूमि देखें तो एक पैटर्न दिखता है। क्या पैटर्न? वो ज्यादातर उच्च जाति, खासकर ब्राह्मण या सवर्ण जातियों से थे, पश्चिमी शिक्षा प्राप्त थे, शहरी मध्यम वर्ग के पेशेवर थे, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, पत्रकार। उस समय शहरीकरण तो बहुत सीमित था, शायद 10-11% ही।
हाँ, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में शहरीकरण कम था, लेकिन शहरों का चरित्र बदल रहा था। पुराने शहर जैसे सूरत, मुर्शिदाबाद, उनका पतन हो रहा था और नए वाणिज्यिक और बंदरगाह शहर उभर रहे थे, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। कलकत्ता का उदाहरण दिया गया है, व्हाइट टाउन और ब्लैक सिटी पाड़ा। बिल्कुल, कलकत्ता इसका क्लासिक उदाहरण है। एक तरफ अंग्रेजों का व्हाइट टाउन, दूसरी तरफ भारतीयों का ब्लैक सिटी या पाड़ा। इन पाड़ों में बंगाली व्यापारी परिवारों का दबदबा था, जो अंग्रेजों के साथ व्यापार करके अमीर हुए थे। और इन नए शहरों ने स्वदेशी अभिजात वर्ग, इंडिजिनस एलीट को कैसे प्रभावित किया? कई पुराने जमींदार परिवार भी बिजनेस या नौकरी के लिए कलकत्ता जैसे शहरों में बसने लगे। शुरुआती बुद्धिजीवी अक्सर इन्हीं धनी परिवारों पर किसी न किसी तरह निर्भर थे या उनसे जुड़े थे। और फिर पश्चिमी शिक्षा की चाह बढ़ी, जैसे हिंदू कॉलेज, कलकत्ता, 1817। जिसे भारतीय अभिजात वर्ग ने ही स्थापित किया था। ये दिखाता है कि वो पश्चिमी शिक्षा को तरक्की का रास्ता मान रहे थे। और इसी समय प्रिंट कल्चर भी बंगाल में जड़ें जमा रहा था। विलियम कैरी, सेरामपुर प्रेस, 1801। एकदम, सेरामपुर मिशनरियों, खासकर विलियम कैरी ने बंगाली भाषा में प्रिंटिंग शुरू की। 1801 में सेरामपुर प्रेस लगा, आधुनिक बंगाली गद्य का विकास हुआ, पत्र पत्रिकाएं छपने लगीं, जैसे दर्पण 1818। इसने विचारों के आदान प्रदान को एक नया मंच दिया। इससे एक नए स्वदेशी बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ, जो जमींदारों से ज्यादा स्वतंत्र था। हाँ, ये नया वर्ग ज्यादातर उच्च जातियों से ही था, क्योंकि साक्षरता उन्हीं तक सीमित थी। लेकिन ये प्रिंटिंग प्रेस, पत्रकारिता, शिक्षण जैसे नए पेशों से जुड़ा था, जिससे उनकी जमींदारों पर निर्भरता कम हुई। और फिर ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीतियां आईं। मैकाले का मिनट, 1835, वुड्स डिस्पैच, 1854, विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में। बिल्कुल, मैकाले का उद्देश्य तो एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो रंग और खून से भारतीय हो, पर विचारों, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेजों। वुड्स डिस्पैच ने शिक्षा का एक व्यवस्थित ढांचा खड़ा किया और 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। और स्नातकों, ग्रेजुएट्स की संख्या भी तेजी से बढ़ी होगी। हाँ, टेक्स्ट बताता है कि 1865 से 1885 के बीच लगभग 18,000 डिग्रियां दी गईं। ये एक छोटा आंकड़ा लग सकता है, लेकिन ये वो नया शिक्षित वर्ग था जो अब नौकरियों की तलाश में था और सार्वजनिक जीवन में आवाज उठा रहा था। उन्हें रोजगार कहाँ मिल रहा था? यहाँ कानूनी पेशे, लीगल प्रोफेशन के प्रभुत्व का जिक्र है। हाँ, वकालत उस समय सबसे आकर्षक पेशा बन गया था। इसमें पैसा भी था और सामाजिक प्रतिष्ठा भी। बदरुद्दीन तैयब जी, एम.जी. राणा दे, मोतीलाल नेहरू जैसे कई बड़े राष्ट्रवादी नेता सफल वकील थे। इसके अलावा पत्रकारिता, वर्नाक्युलर प्रेस और शिक्षण भी मुख्य रोजगार थे। क्या ये कहना सही है कि संतोषजनक नौकरियों की कमी ने उन्हें राष्ट्रवाद की ओर धकेला? टेक्स्ट इसे सरल दृष्टिकोण कहता है। हाँ, ये थोड़ा सरलीकरण होगा। सिर्फ नौकरियों की कमी ही राष्ट्रवाद का कारण नहीं थी। इसमें आत्मसम्मान का सवाल, औपनिवेशिक शोषण की समझ और एक राष्ट्रीय पहचान बनाने की इच्छा जैसे कई और कारक शामिल थे। लेकिन हाँ, नौकरियों में भेदभाव और अवसरों की कमी ने असंतोष को बढ़ाया जरूर। औपनिवेशिक सरकार की क्या रणनीति थी इन वर्गों के प्रति? शुरू में अंग्रेजों ने इन पश्चिमी शिक्षित शहरी पेशेवर वर्गों को साधने की कोशिश की। उन्हें लगा कि ये वर्ग उनका वफादार रहेगा, जैसे बंगाल के भद्रलोक या बॉम्बे के पारसी समुदाय। क्या शुरू में ये वर्ग राज का समर्थक था? केशव चंद्र सेन का 1877 का उदाहरण दिया है। हाँ, शुरुआती दौर में कई बुद्धिजीवियों को ब्रिटिश राज में विश्वास था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज भारत में सुधार लाएंगे, आधुनिकीकरण करेंगे। केशव चंद्र सेन जैसे नेता ब्रिटिश शासन को दैवीय विधान मानते थे। लेकिन धीरे धीरे, खासकर जब औपनिवेशिक शासन के आर्थिक शोषण के पहलू सामने आने लगे, तो मोहभंग हुआ। और इसी पृष्ठभूमि में शुरुआती राजनैतिक संघ बने, जैसे सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, SAGK 1838, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन BIA 1851। बिल्कुल, ये शुरुआती संगठन इसी शिक्षित अभिजात वर्ग के मंच थे। SAGK ज्ञान प्राप्ति पर केंद्रित था, तो BIA जैसे संगठन राजनीतिक मांगों को उठाने लगे। हालांकि वो ज्यादातर जमींदारों और अभिजात वर्ग के हितों की बात करते थे। बॉम्बे एसोसिएशन 1852, मद्रास नेटिव एसोसिएशन भी इसी तरह के प्रयास थे। और फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना हुई। A.O. ह्यूम का इसमें रोल था। हाँ, कांग्रेस की स्थापना एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ह्यूम, जो एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे,
उन्होंने इसमें पहल की। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व पूरी तरह भारतीय था और उसकी पृष्ठभूमि वही थी जिसकी हम बात कर रहे थे, शहरी, शिक्षित, पेशेवर। इसके प्रतिनिधियों की पृष्ठभूमि के बारे में क्या बताया गया है? ज्यादातर बुर्जुआ पेशेवर थे, वकीलों का दबदबा था। टेक्स्ट कहता है कि पहले 16 अध्यक्षों में से 11 वकील थे। ये उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि को साफ दिखाता है। कांग्रेस की शुरुआती प्रमुख मांगे क्या थीं? क्या वो उनके वर्ग चरित्र को दर्शाती हैं? हाँ, काफी हद तक। मुख्य मांगे थी विधान परिषदों में सुधार और विस्तार, प्रशासन का भारतीयकरण, जैसे आईसीएस की परीक्षा भारत में भी हो, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, सेना में भारतीयों को उच्च पद। आर्थिक मांगे भी थीं? हाँ, आर्थिक मांगे भी थी, जैसे होम चार्जेस, भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले पैसे और सैन्य खर्च में कमी, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा, शराब पर शुल्क हटाना और स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट का विस्तार। स्थायी बंदोबस्त का विस्तार, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये तो जमींदारों के हक में था। हाँ, ये दिखाता है कि कांग्रेस पर जमींदार लॉबी का भी असर था। खासकर बंगाल में वो मानते थे कि स्थायी बंदोबस्त से कृषि में स्थिरता आएगी, लेकिन ये छोटे किसानों के हितों के खिलाफ था। तो इन मांगों का आकर्षण सीमित रहा होगा आम जनता के लिए। बिल्कुल, ये मांगे सीधे तौर पर आम किसान या मजदूर से नहीं जुड़ती थीं। कांग्रेस नेताओं को इसका एहसास था, इसलिए उन्होंने बाद में नमक कर का विरोध, गिरमिटिया मजदूरों की दशा, वन अधिनियम जैसे व्यापक मुद्दे उठाने की कोशिश की। लेकिन कृषि कार्यक्रम फिर भी सीमित रहा। हाँ, कृषि कार्यक्रम सीमित ही रहा, खासकर बंगाल जैसे इलाकों में जहां जमींदार सदस्य प्रभावशाली थे। भू संपत्ति, लैंडेड प्रॉपर्टी का प्रभुत्व एक बड़ी बाधा थी। कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकारों बेली, वॉशब्रुक का क्या दृष्टिकोण है इस पर? कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकार जैसे क्रिस्टोफर बेली या डेविड वॉशब्रुक थोड़ा अलग नजरिया रखते हैं। उनका तर्क है कि ये शहरी राष्ट्रवादी नेता असल में स्वतंत्र नहीं थे, बल्कि वे ग्रामीण प्रभावशाली लोगों यानी स्थानीय जमींदारों या अमीर किसानों के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। उनके हितों को राष्ट्रीय स्तर पर आवाज दे रहे थे। ये तो काफी विवादास्पद दृष्टिकोण है। हाँ, ये काफी बहस का विषय रहा है, लेकिन ये हमें राष्ट्रवाद की जटिलता और उसके अंदरूनी शक्ति समीकरणों को समझने में मदद करता है। टेक्स्ट इसे 1947 के बाद की निष्क्रिय क्रांति, पैसिव रेवोल्यूशन से भी जोड़ता है, जहां आजादी के बाद भी कृषि प्रभुओं की शक्ति बनी रही। बहुत विस्तार से हमने सामाजिक पृष्ठभूमि को समझा। अब सेक्शन 24.2 पर चलते हैं। राष्ट्रवादी धारणा की वैचारिक जड़ें, आइडियोलॉजिकल रूट्स ऑफ नेशनलिस्ट परसेप्शन। ठीक है, यहां हम देखते हैं कि राष्ट्रवादियों की सोच किन विचारों से बनी थी। इसमें औपनिवेशिक आधुनिकता के तत्व साफ दिखते हैं। जैसे कानूनी अधिकारों की बात, निजी संपत्ति की पवित्रता, पूंजीवादी उद्यम का समर्थन, आधुनिक प्रिंटिंग का उपयोग और राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था। ये सब पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव थे। लेकिन क्या उन्होंने सिर्फ पश्चिमी विचारों को अपनाया? नहीं, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया एक वैचारिक मिश्रण या संकर, आइडियोलॉजिकल अमलगेमेट हाइब्रिड थी। उन्होंने आधुनिक पश्चिमी विचारों को लिया, लेकिन साथ ही स्वदेशी सांस्कृतिक संसाधनों को भी इस्तेमाल किया, कभी-कभी उन्हें आविष्कृत करके, मतलब नए सिरे से गढ़कर। तो राष्ट्रवाद कोई एक अकेली विचारधारा नहीं थी? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रवाद एक बहुआयामी घटना थी। इसमें अलग-अलग धाराएं थीं, जैसे उदारवादी कांग्रेस नेता जो ज्यादातर यूरोपीय मॉडल पर आधारित एक नागरिक समाज बनाना चाहते थे। नागरिक समाज मतलब? जो व्यक्ति पर आधारित हो, न कि जाति या वंश समूह पर। हाँ, जहां व्यक्ति की पहचान उसकी योग्यता और अधिकारों से हो, न कि जन्म से। और इसमें प्रिंट और शिक्षा की भूमिका को वो बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। रजतकांत रे का दृष्टिकोण यहाँ दिया गया है, वो क्या कहते हैं? रजतकांत रे एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। उनका मानना है कि राष्ट्र निर्माण, नेशन इन द मेकिंग का विचार बेशक नया था, जो पश्चिमी विचारों से प्रभावित था, लेकिन राष्ट्र की भावनाएं या पहचान जो थी, वो अतीत की गहरी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासतों में निहित थी। वो इसे कच्ची अनगढ़ भावना कहते हैं, जिसे राष्ट्रवादियों ने संगठित किया। राष्ट्रवादियों की एक रणनीति ये भी थी कि सामाजिक सुधार को राजनीतिक कार्रवाई से अलग रखा जाए। हाँ, खासकर उदारवादी खेमे में उनका मानना था कि पहले राजनीतिक आजादी जरूरी है, सामाजिक सुधार बाद में देखे जा सकते हैं, या फिर उन्हें धीरे धीरे किया जाना चाहिए ताकि समाज में फूट ना पड़े। एमजी रानाडे ने इसीलिए भारतीय सामाजिक सम्मेलन बनाया, जो कांग्रेस के अधिवेशन के बाद अलग से होता था। लेकिन क्या औपनिवेशिक राज्य खुद पहचानों को पुनर्परिभाषित नहीं कर रहा था, जैसे जनगणना के जरिए? बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है।
ब्रिटिश सरकार ने जो दशकीय जनगणना शुरू की, उसमें जाति और धर्म के आंकड़े इकट्ठे किए जाने लगे। इससे लोगों में अपनी जाति स्थिति को ऊंचा दिखाने की होड़ मच गई। जाति संघ बनने लगे और एक तरह की क्षैतिज एकजुटता, हॉरिजॉन्टल सॉलिडैरिटीज बढ़ी। मतलब एक जाति के लोग अलग अलग इलाकों में भी खुद को जुड़ा हुआ महसूस करने लगे। गौरक्षा आंदोलन 1893 का भी जिक्र है। हाँ, गौरक्षा आंदोलन ने विभिन्न हिंदू समुदायों को एक साझे मुद्दे पर एकजुट किया और एक अखिल हिंदू पहचान को मजबूत करने में भूमिका निभाई। हालांकि इसने सांप्रदायिक तनाव को भी बढ़ाया। क्या शुरुआती शिक्षित राष्ट्रवादी धार्मिक या सांप्रदायिक पहचान पर ध्यान नहीं दे रहे थे? शुरू में उनका जोर ज्यादातर धर्मनिरपेक्ष, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर था। वो धार्मिक या सांप्रदायिक पहचानों को राष्ट्र निर्माण में बाधक मानते थे। हालांकि ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू धर्म की आलोचना का जवाब देने में वो अक्सर रूढ़िवादियों से सहमत दिखते थे। और सामाजिक पदानुक्रम या जाति की धारणा को उन्होंने कैसे देखा? ज्यादातर ने इसे समाज की एक सच्चाई के रूप में स्वीकार किया, भले ही वो इसे पसंद न करते हों। जैसा हमने पहले कहा, इसे सीधे चुनौती देने से वो बचते थे, राजनीतिक एकता को प्राथमिकता देते हुए। लेकिन फिर चरमपंथी गुट एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन आया। तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, उनका नजरिया क्या अलग था? हाँ, चरमपंथी या गरम दल के नेताओं ने इस बात पर सवाल उठाया कि औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार ही क्या है। उन्होंने ज्यादा जोर स्वदेशी परंपराओं और आत्मनिर्भरता पर दिया। यहीं पर पुनरुत्थानवादी बनाम सुधारक की बहस आती है। लाला लाजपत राय का 1904 का उदाहरण दिया गया है। बिल्कुल, ये बहस तेज हो गई। एक तरफ सुधारक थे जो पश्चिमी मॉडल से प्रेरणा लेकर समाज को बदलना चाहते थे। दूसरी तरफ पुनरुत्थानवादी थे जो मानते थे कि भारत को अपनी प्राचीन जड़ों की ओर लौटना चाहिए और पश्चिमी नकल से बचना चाहिए। लाला लाजपत राय का उदाहरण इसी बहस को दर्शाता है, जहां वो पश्चिमी मॉडल पर सवाल उठाते हैं और भारतीय महिलाओं की भूमिका को पारंपरिक नजरिए से देखते हैं। तो राष्ट्रवादियों की सोच में काफी अस्पष्टता और द्वंद्व थे, परंपरा बनाम आधुनिकता को लेकर। हाँ, ये द्वंद्व उनकी सोच में लगातार बना रहा। वो आधुनिक बनना चाहते थे, लेकिन अपनी पहचान भी खोना नहीं चाहते थे। नेहरू ने इसे मध्यवर्गीय दुविधा कहा है। अरबिंदो घोष के संश्लेषण पर विचार का भी जिक्र है, 1893 का उदाहरण। हाँ, और अरबिंदो घोष जैसे विचारकों ने एक रास्ता सुझाने की कोशिश की कि भारत प्राच्य मूल्यों, ओरिएंटल वैल्यूज को बनाए रखते हुए पाश्चात्य विचारों, ऑक्सीडेंटल आइडियाज को अपना सकता है, एक नया संश्लेषण बना सकता है। ये कोशिश दिखाती है कि वो इस द्वंद्व से अवगत थे और उसका हल ढूंढ रहे थे। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 240.3 पर, आंतरिक सामाजिक विभाजनों पर राष्ट्रवादियों की धारणा। नेशनलिस्ट्स परसेप्शन ऑफ इंटरनल सोशल डिविजन्स। ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राष्ट्रवाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती को दिखाता है। मुख्य एजेंडा तो नागरिक समाज का निर्माण था, जैसा हमने पहले बात की। हाँ, वैचारिक रूप से वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहां कानून का राज हो, व्यक्ति के अधिकार हो, और वो औपनिवेशिक नौकरशाही की घुसपैठ का विरोध करते थे, उसे विदेशी एजेंडा बताते थे। और आर्थिक पिछड़ेपन को वो सीधे औपनिवेशिक नीतियों से जोड़ते थे। बिल्कुल, दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी हो या आरसी दत्त का आर्थिक विश्लेषण, राष्ट्रवादियों ने यह स्थापित किया कि भारत की गरीबी और पिछड़ेपन का कारण ब्रिटिश नीतियां हैं, संसाधनों का हस्तांतरण, उद्योगों का नाश, आधुनिकरण की कमी। लेकिन समाज की जो पुरानी दरारें थीं, जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, उनसे कैसे निपटा गया, खासकर जब औपनिवेशिक शासक उन्हें इस्तेमाल भी कर रहे थे, जैसे पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के जरिए। यही सबसे मुश्किल सवाल था। समाज में जमींदार बनाम भूमिहीन मजदूर, पूंजीपति बनाम श्रमिक, उच्च जाति बनाम निम्न जाति, कृषि दास्ता, एग्रेस्टिक सर्फडम जैसे गहरे अंतर्विरोध थे। तो राष्ट्रवादियों की प्रवृत्ति क्या रही इन अंतर्विरोधों के प्रति? ज्यादातर मामलों में उनकी प्रवृत्ति इन आंतरिक अंतर्विरोधों को अनदेखा करने या कम आंकने की रही। उनका मानना था कि मुख्य दुश्मन उपनिवेशवाद है और उसके खिलाफ लड़ाई में आंतरिक मतभेदों को उभारना ठीक नहीं है, इससे एकता कमजोर होगी। पूना सार्वजनिक सभा 1870 के घोषणा पत्र का उदाहरण दिया गया है, जो उसकी अभिजात्य संरचना दिखाता है। हाँ, पूना सार्वजनिक सभा जैसी संस्थाएं जो राष्ट्रवाद का शुरुआती मंच थीं, उनकी सदस्यता और नेतृत्व ज्यादातर उच्च वर्ग और उच्च जाति के लोगों तक सीमित था,
जो उनके घोषणापत्रों और गतिविधियों में भी झलकता था। और हल्के सुधारों पर भी विभाजन हो जाता था, जैसे एज ऑफ कंसेंट बिल विवाद 1891। बिल्कुल, ये बिल लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 10 से बढ़ाकर 12 साल करने का था। आज के लिहाज से देखें तो बहुत मामूली सुधार, लेकिन इस पर भी समाज में और राष्ट्रवादियों के बीच भी जबरदस्त विभाजन हो गया। तिलक जैसे नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया, इसे हिंदू रीति रिवाजों में सरकारी हस्तक्षेप माना। ये दिखाता है कि सामाजिक सुधार कितना मुश्किल था। एमजी रानडे का दृष्टिकोण यहाँ फिर से आता है। वो अंतर्विरोधों को समझते थे, लेकिन वो पुरानी सीढ़ी को लात मारना नहीं चाहते थे, जैसा टेक्स्ट कहता है। मतलब वो समाज के प्रभावशाली वर्गों को नाराज करके एकदम क्रांतिकारी बदलाव नहीं लाना चाहते थे। उनकी कोशिश सामंजस्य पूर्ण एकीकरण की थी। वो एक पितृसत्तात्मक भूमिका निभाना चाहते थे, जहां अभिजात वर्ग गरीबों और पिछड़ों का ध्यान रखे। साहूकारों पर उनके विचार और पूना लवाद अदालत का जिक्र है। हाँ, रानाडे साहूकारों की भूमिका को पूरी तरह नकारात्मक नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें जरूरी मानते थे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए। उन्होंने किसानों और साहूकारों के बीच विवाद सुलझाने के लिए पूना में मध्यस्थता अदालतों की स्थापना में मदद की, जो फिर से उनके सामंजस्य बिठाने वाले दृष्टिकोण को दिखाता है। अब गांधीवादी कल्पना पर आते हैं। राम राज्य, ग्रामोद्योग, ट्रस्टीशिप। गांधी जी का नजरिया थोड़ा अलग था, लेकिन उसमें भी वर्ग संघर्ष के बजाय सद्भाव पर जोर था। राम राज्य उनकी आदर्श सामाजिक व्यवस्था थी। उन्होंने भारी मशीनों का विरोध किया और ग्रामोद्योग पर बल दिया। वर्ग संबंधों के लिए उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। ट्रस्टीशिप मतलब पूंजीपति या जमींदार अपनी संपत्ति के मालिक नहीं, बल्कि ट्रस्टी हैं, समाज की धरोहर के रखवाले। उन्हें अपनी जरूरत भर रखकर बाकी समाज के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक नैतिक अपील थी, कोई कानूनी बाध्यता नहीं। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 की स्थापना इसी सिद्धांत पर आधारित थी, जहां मालिकों और मजदूरों के बीच मध्यस्थता पर जोर था। श्रमिक नेताओं का रवैया कैसा था? वाडिया, गिरी, दास, नेहरू का जिक्र है। शुरुआती श्रमिक नेता ज्यादातर संविधानवादी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट और सुधारवादी रिफॉर्मिस्ट रवैया अपनाते थे। वो मजदूरों के लिए बेहतर वेतन, काम के घंटे और सुविधाओं की मांग करते थे, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था को सीधी चुनौती देने से बचते थे। और कृषि मोर्चे पर क्या किसानों के बीच के भेदभाव को देखा गया? यहाँ भी वही पैटर्न दिखता है। बड़े किसान, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, इनके बीच के गहरे अंतर को अक्सर नजरअंदाज किया गया। कांग्रेस के भीतर भी समाजवादी और दक्षिणपंथी रूढ़िवादी गुटों में कृषि नीति को लेकर मतभेद थे, लेकिन कुल मिलाकर खेतीहर मजदूरों की समस्याओं पर बहुत कम ध्यान दिया गया। जमीन पर अभिजात्य विचारों का जिक्र है रानडे और आरसी दत्त। हाँ, रानडे का मानना था कि जमीन उन कुशल किसानों योमन फार्मर्स को मिलनी चाहिए जो उसे बेहतर तरीके से जोत सकें। वहीं आरसी दत्त जैसे नेता स्थायी बंदोबस्त का बचाव करते रहे, जो जमींदारों के पक्ष में था। ये दिखाता है कि भूमि सुधार को लेकर भी राष्ट्रवादी सोच में अभिजात्य प्रभास था। जाति की धारणा पर क्या विचार थे? इस पर विचार अलग अलग थे। कुछ नेताओं ने छुआछूत का विरोध किया, लेकिन कोई व्यवस्थित जाति विरोधी विचारधारा ज्यादातर राष्ट्रवादियों में नहीं दिखती। आम धारणा यही थी कि शिक्षा और आधुनिकीकरण के साथ जाति व्यवस्था अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। इसे सीधे तौर पर निशाना बनाने से कतराते थे। और महिलाओं पर गांधी जी के विचार? गांधी जी ने महिलाओं को सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, खासकर 1930 के सवनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। उन्होंने महिलाओं को त्याग, बलिदान और पुनर्जीवी शक्ति, रीजनरेटिव पावर के प्रतीक के रूप में देखा, लेकिन उनकी दृष्टि काफी हद तक पारंपरिक भूमिकाओं से प्रभावित थी। महिला एक अच्छी माँ, पुरुष की समर्थक, आत्म बलिदान करने वाली, चरखा काटने वाली। वो महिलाओं की भागीदारी चाहते थे, लेकिन पितृसत्तात्मक मूल्यों को उन्होंने पूरी तरह चुनौती नहीं दी। तो कुल मिलाकर राष्ट्रवादियों ने राजनीतिक आजादी को सर्वोपरि रखा और समाज के अंदरूनी विभाजनों को या तो नजरअंदाज किया या उन्हें बाद के लिए टाल दिया, है ना? हाँ, मोटे तौर पे यही कहा जा सकता है। उनमें जागरूकता थी, लेकिन एकता बनाए रखने की मजबूरी और शायद उनकी अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण वो इन मुद्दों से सीधे टकराने से बचते रहे। चलिए अब यूनिट के अगले हिस्से पर चलते हैं। सेक्शन 24.4 सुधारक, रिफॉर्मर्स। राष्ट्रवादियों से इनका नजरिया कितना अलग था? सुधारकों का मुख्य फोकस ही समाज था, राजनीति नहीं। टेक्स्ट इन्हें सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स कहता है। इनका उद्देश्य समाज के व्यवहार, रीति रिवाज और संरचना को पुनर्व्यवस्थित, रीऑर्डर करना था।
ये आंदोलन धार्मिक क्यों कहे जाते हैं? धार्मिक का मतलब यहाँ सिर्फ पूजा पाठ से नहीं है। इसका मतलब है कि वो अपने विचारों को वैधता, लेजिटिमेसी देने के लिए किस अधिकार, अथॉरिटी का इस्तेमाल करते थे। ये अधिकार कोई धर्मग्रंथ हो सकता है, या किसी पुराने शास्त्र की नई व्याख्या, या फिर किसी नए नेता का अपना संदेश। और ये विचारधारा बनती कैसे थी? आमतौर पर एक नेता या गुरु अपना संदेश देता है, फिर उसे अनुयायी मानकीकृत करते हैं। ये विचारधारा अतीत के संदर्भ में वर्तमान की समस्याओं की व्याख्या करती है और एक शुद्ध भविष्य का रास्ता दिखाती है। और आंदोलन बनने के लिए संगठन चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ विचार काफी नहीं है। उन विचारों से एकजुट लोगों का एक समूह होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए, तभी वो एक आंदोलन बनता है। इन सुधार आंदोलनों का अंतिम उद्देश्य क्या था? अंतिम उद्देश्य था सामाजिक सुख, लोगों का कल्याण और राष्ट्रीय प्रगति। उनके मार्गदर्शक मूल्य थे सत्य, समानता, न्याय। एमजी रानाडे का एक उदाहरण दिया गया है जिसमें वो कहते हैं कि सुधार का मतलब है बाध्यता से स्वतंत्रता की ओर, मूर्खता से विवेक की ओर, अलगाव से भाईचारे की ओर बढ़ना। और इन सुधारकों ने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया? ज्ञान पर, शिक्षा पर। उनका मानना था कि अज्ञानता ही अभिशाप है, अंधविश्वास की जड़ है, इसलिए शिक्षा ही सुधार की कुंजी है। क्या वो शिक्षा को हर समस्या का रामबाण मानते थे? हाँ, काफी हद तक। उनमें ज्ञान की शक्ति पर अटूट विश्वास था। वो मानते थे कि अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो सामाजिक बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएंगी। उनका शिक्षा का नजरिया ब्रिटिश शिक्षा नीति से कैसे अलग था? ब्रिटिश नीति का लक्ष्य था एक छोटा सा शिक्षित वर्ग तैयार करना जो प्रशासन में मदद कर सके, लेकिन सुधारकों का लक्ष्य था देश का भौतिक और नैतिक विकास। वो शिक्षा में उच्च जातियों के विशेषाधिकार खत्म करना चाहते थे। वो ज्ञान को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना चाहते थे, जिसे लोकप्रिय शिक्षा, पॉपुलर एजुकेशन कहा गया। परमानंद जैसे विचारकों ने तो मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात की। और उन्होंने भारतीय भाषाओं, वर्नाक्युलर्स पर भी जोर दिया। हाँ, बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि आम लोगों तक ज्ञान उनकी अपनी भाषा में ही पहुंच सकता है। अंग्रेजी की भूमिका सहायक हो सकती है, लेकिन वो जनशिक्षा का माध्यम नहीं बन सकती। रानाडे ने अंग्रेजी माध्यम पर बहुत ज्यादा निर्भरता की आलोचना भी की। स्त्री शिक्षा का क्या महत्व था उनकी नजर में? स्त्री शिक्षा को तो सभी सुधारों की जड़ माना गया। उनका मानना था कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। महिलाओं में निरक्षरता ही उनकी दुर्दशा और समाज के पिछड़ेपन का बड़ा कारण थी। और वो सिर्फ प्राथमिक शिक्षा की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि ऐसी शिक्षा की भी बात कर रहे थे जिससे महिलाएं रोजगार या पेशा अपना सकें, घर के बाहर की दुनिया में भूमिका निभा सकें। सुधारकों के हमले के मुख्य लक्ष्य क्या थे? मुख्य लक्ष्य थे सामाजिक सांस्कृतिक बुराइयां, अंधविश्वास, अतार्किकता, हानिकारक रीति रिवाज जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, बहुविवाह। लेकिन उनके हमले की प्रकृति कैसी थी? क्या वो पूरी व्यवस्था को बदलना चाहते थे? नहीं, यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात है। उनका हमला ज्यादातर विकृतियों पर केंद्रित था, पूरी व्यवस्था पर नहीं। वो संरचना के भीतर सुधार चाहते थे, क्रांति नहीं। इसीलिए उनके लक्ष्य महिलाओं का उत्थान, विलंबित विवाह, एक पत्नीत्व, विधवा विवाह, जाति भेद समाप्ति, एकेश्वरवाद, गैर क्रांतिकारी माने गए। हाँ, उनका दृष्टिकोण विकासवादी, क्रमिक परिवर्तन का था। वो समाज को धीरे धीरे बदलना चाहते थे, झटके देकर नहीं। ठीक है, ये सुधारकों का सामान्य परिचय हुआ। अब सेक्शन 24.5 में कुछ विशिष्ट सुधार आंदोलनों की बात करते हैं। सबसे पहले गुजरात का स्वामी नारायण संप्रदाय। हाँ, स्वामी नारायण संप्रदाय, जिसकी स्थापना सहजानंद स्वामी ने की थी। ये एक शुद्धतावादी आंदोलन था। इसने कुछ हद तक स्थानीय रीति रिवाजों जैसे खर्चीली शादियां या कन्या शिशु हत्या का विरोध किया। वाम मार्गी तांत्रिक प्रथाओं का भी विरोध किया। महिलाओं को लेकर उनका रवैया कैसा था? टेक्स्ट कहता है द्वंद्व था। हाँ, एक तरफ उन्होंने सांख्य योगिनी जैसी महिला अनुयायियों को स्थान दिया, सती और शिशु हत्या का विरोध किया, लेकिन दूसरी तरफ पतिव्रता धर्म पर बहुत जोर दिया और महिलाओं के लिए काफी प्रतिबंधात्मक नियम बनाए। और सामाजिक संरचना पर क्या असर हुआ? असल में इसने ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती देने के बजाय और मजबूत ही किया। अगला है छत्तीसगढ़ के सतनामी। ये बिल्कुल अलग लगता है। हाँ, सतनामी आंदोलन, जिसे घासीदास और उनके बेटे बालकदास ने नेतृत्व दिया, ज्यादातर चमार जाति के लोगों के बीच केंद्रित था। ये मूल रूप से समतावादी था
और इसने जाति पदानुक्रम को सीधी चुनौती दी। उन्होंने अपनी आदतें भी बदली, जैसे खान पान की। हाँ, उन्होंने शराब और मांस छोड़ने और कुछ हद तक उच्च जाति के रीति रिवाजों को अपनाने पर जोर दिया, शायद सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए। बालक दास ने तो जनेऊ पहनने जैसा ज्यादा कट्टर कदम भी उठाया। इसका नतीजा क्या हुआ? इससे सामाजिक तनाव बढ़ा और उच्च जातियों ने उनका विरोध किया। धीरे धीरे सतनामियों ने भी अपने अलग पदानुक्रम और अनुष्ठान विकसित कर लिए। आंदोलन ज्यादातर चमालों तक ही सीमित रहा, तो उन्होंने जाति को चुनौती जरूर दी, लेकिन कहीं ना कहीं उसी व्यवस्था के भीतर अपनी जगह बनाने की कोशिश में लग गए। अब ओडिशा का सत्य महिमा धर्म, इसके नेता थे मुकुंद दास, गोविंद बाबा, भीम भोई। ये आंदोलन भी काफी रेडिकल था। इसने रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी कर्मकांडों और मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया। इसकी अपील ज्यादातर निम्न जातियों, आदिवासियों और अछूतों के बीच थी। महिलाओं की क्या भूमिका थी? महिलाएं भक्त बन सकती थीं, लेकिन उन्हें मठवासी क्रम मोनास्टिक ऑर्डर में शामिल होने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने पारंपरिक संरचना को कैसे अस्वीकार किया? उन्होंने ब्राह्मणों या राजाओं जैसे उच्च वर्गों से भोजन या दान लेने से इनकार कर दिया। उनके वार्षिक भोज में जातिगत प्रतिबंधों का खुलेआम उल्लंघन होता था। भीम भोई ने तो वैष्णववाद और जगन्नाथ पूजा पर भी तीखे हमले किए। ये आंदोलन हाशिए के समूहों यानी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की आवाज बना। इसके बाद आते हैं महाराष्ट्र के सत्यशोधक समाज पर, जिसके प्रणेता ज्योतिराव फूले थे। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। बिल्कुल। सत्यशोधक समाज का मुख्य निशाना ब्राह्मणवादी सत्ता और वर्चस्व था। फूले ने एक बहुत ही मौलिक रणनीति अपनाई। क्या थी वो रणनीति? उन्होंने शूद्रों और अतिशूद्रों यानी आज के दलितों को ये कहकर गोलबंद किया कि वो असल में प्राचीन क्षत्रिय राजा बलि के वंशज हैं, जिन्हें आर्य ब्राह्मणों ने छल से हराया था। उन्होंने आर्य जाति सिद्धांत को लिया और उसे उलट दिया, ये साबित करने के लिए कि ब्राह्मण विदेशी आक्रमणकारी हैं और मूल निवासी शूद्र अतिशूद्र हैं। तो ये सीधी टक्कर थे। बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभुत्व को भी चुनौती दी। जुन्नार में 1884 का अभियान इसका उदाहरण है, जहां गैर ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों की सेवाएं लेने और उन्हें अपनी शादियों में बुलाने से इनकार कर दिया। लेकिन क्या इस आंदोलन में भी कुछ अंतर्विरोध थे? हाँ, अंतर्विरोध थे। एक तरफ फूले ब्राह्मणवादी संरचना को पूरी तरह अस्वीकार कर रहे थे, जाति व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने विभिन्न गैर ब्राह्मण जातियों जैसे मराठा, माली, कुंबी, महार के लिए अलग अलग जाति संघों के गठन को प्रोत्साहित किया, उनके बीच शिक्षा को बढ़ावा दिया। इससे अनजाने में ही सही जातिगत पहचानों को एक तरह की वैधता भी मिली। बहुत दिलचस्प। अब अंत में इस्लामी सुधारकों की धारणाओं पर आते हैं। टेक्स्ट कहता है कि ये विविध थीं। हाँ, मुस्लिम समुदाय में भी सुधार के अलग अलग दृष्टिकोण थे, कोई एक आवाज नहीं थी। सबसे पहले सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान पश्चिमी विज्ञान और शिक्षा से बहुत प्रभावित थे। उनका मुख्य ध्यान अशराफ यानी मुस्लिम अभिजात वर्ग पर था। वो वंश और सामाजिक स्थिति को महत्व देते थे। उनका लक्ष्य था कि मुसलमान पश्चिमी शिक्षा जैसे अलीगढ़ में MAO कॉलेज 1875 अपनाकर अंग्रेजी अनुशासन, दक्षता, साक्षरता और विज्ञान सीखें, ताकि वो एक संगठित कौम बन सकें और अंग्रेजी राज में अपना उचित स्थान पा सकें। उन्होंने सामाजिक पदानुक्रम और वर्ग संरचना को बनाए रखा। फिर है बरेलवी उलेमा अहमद रजा खां। बरेलवी धारा ज्यादा रूढ़िवादी थी। अहमद रजा खान ने समकालीन इस्लामी प्रथाओं और मान्यताओं का बचाव किया, जिन्हें देवबंदी जैसे समूह शिर्क या बिदअत मानते थे। उन्होंने स्थापित धार्मिक अभिजात वर्ग का समर्थन किया और पश्चिमी विज्ञान या शिक्षा में उनकी कोई खास रुचि नहीं थी। और देवबंदी? देवबंद आंदोलन एक तरह का वापसी का आंदोलन था, बैक टू बेसिक्स था। उनका जोर शुद्ध इस्लाम की तरफ लौटने और उलेमा की भूमिका को मजबूत करने पर था। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा या सरकार से दूरी बनाए रखी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने मदरसे चलाने के लिए अंग्रेजी तकनीकों जैसे संगठित संस्था, चंदा इकट्ठा करने का इस्तेमाल किया। वे भी अशराफ वर्गों पर ही निर्भर थे और उनका पाठ्यक्रम उलेमा की भूमिका पर केंद्रित था। अंत में बंगाल का फराइजी आंदोलन, शरीयत उल्लाह दादू मियां। फराइजी आंदोलन बहुत अलग था। ये भी शुद्धतावादी था, इस्लाम के अनिवार्य कर्तव्यों फराइज पर जोर देता था। शरीयतुल्लाह ने इस्लाम को स्थानीय बहुदेववादी मान्यताओं और हिंदू प्रभावों से मुक्त करने का आह्वान किया। तो ये सिर्फ धार्मिक सुधार था? नहीं, यहीं पर यह आंदोलन बाकी से अलग हो जाता है। शरीयतुल्लाह और खासकर उनके बेटे दादू मियां के नेतृत्व में ये आंदोलन पूर्वी बंगाल के गरीब मुस्लिम किसानों के सामाजिक आर्थिक संघर्ष से जुड़ गया। उन्होंने हिंदू जमींदारों की अवैध मांगों जैसे दुर्गा पूजा के लिए चंदा वसूलना का विरोध किया। दादू मियां का रुख तो और भी कट्टर था। हाँ,
दादू मियां ने तो ऐलान कर दिया कि सारी जमीन खुदा की है, इसलिए जमींदारों द्वारा लगान लेना ही अवैध और अनैतिक है। ये जमींदारों की सत्ता पर सीधा हमला था। इस वजह से ये आंदोलन मुस्लिम किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। ये दिखाता है कि कैसे धार्मिक सुधार का एजेंडा सामाजिक और आर्थिक शोषण के खिलाफ संघर्ष से जुड़ सकता है। तो हमने देखा कि राष्ट्रवादियों और सुधारकों दोनों के बीच ही समाज को देखने और बदलने के नजरिए में कितनी विविधता और जटिलता थी। बिल्कुल, कोई एक सीधी रेखा खींचना मुश्किल है। तो इस लंबी और गहन चर्चा के मुख्य निष्कर्ष क्या होंगे, अगर हम उन्हें संक्षिप्त में कहना चाहें? हाँ, कुछ मुख्य बातें हम रेखांकित कर सकते हैं। पहला, राष्ट्रवादी और सुधारवादी धारणाएं बहुत विविध थीं। वो उनकी अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उनकी शिक्षा और उस समय की औपनिवेशिक आधुनिकता के साथ उनकी मुठभेड़ से गहराई से प्रभावित थी। कोई एक भारतीय दृष्टिकोण नहीं था। दूसरा, राष्ट्रवादियों ने, खासकर मुख्य धारा के राष्ट्रवादियों ने, अक्सर उपनिवेशवाद के खिलाफ राजनीतिक एकता को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी। इस चक्कर में उन्होंने समाज के अंदरूनी विभाजनों जैसे जाति, वर्ग, लिंग के मुद्दों को या तो कम महत्व दिया या भविष्य के लिए टाल दिया। हालांकि उनके प्रति कुछ हद तक जागरूकता मौजूद थी। तीसरा, ज्यादातर सुधार आंदोलनों ने विशिष्ट सामाजिक बुराइयों जैसे सती, बाल विवाह या मूर्ति पूजा को निशाना बनाया, लेकिन वे अक्सर मौजूदा पदानुक्रमित या पितृसत्तात्मक ढांचों के भीतर ही काम करते रहे। उनका लक्ष्य क्रांति के बजाय सुधार था, व्यवस्था को पूरी तरह बदलने के बजाय उसमें सुधार लाना था। और चौथा, विभिन्न आंदोलनों, चाहे वो हिंदू हों या इस्लामी, के दृष्टिकोण और परिणाम बहुत अलग अलग थे। कुछ ने मौजूदा पदानुक्रम को मजबूत किया, जैसे स्वामीनारायण संप्रदाय, कुछ ने उसे मौलिक रूप से चुनौती दी लेकिन अपनी सीमाओं का सामना किया, जैसे सतनामी, सत्यशोधक। कुछ ने परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण करने की कोशिश की, जैसे देवबंदी, सर सैयद, और कुछ ने धार्मिक सुधार को सीधे सीधे सामाजिक आर्थिक संघर्ष से जोड़ा, जैसे फराइजी। और आखिरी बात शायद ये कि औपनिवेशिक आधुनिकता के साथ इस मुठभेड़ ने बहुत जटिल वैचारिक संकर हाइब्रिड्स पैदा किए और परंपरा बनाम सुधार पर लगातार बहसें चलती रहीं, जो आज भी किसी न किसी रूप में जारी हैं। बिल्कुल सही, एक ऑनगोइंग प्रोसेस था और उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। उम्मीद है यूनिट 24 की इस बेहद विस्तृत यात्रा ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा और आपकी समझ को गहरा किया होगा। ये वो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें समझना यूपीएससी की तैयारी के लिए, खासकर मेंस जीएस पेपर 1 में आधुनिक भारतीय इतिहास और भारतीय समाज के प्रश्नों के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, और सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर समकालीन भारतीय समाज की संरचनाओं, उसकी बहसों और उसकी चुनौतियों की जड़ों को समझने के लिए भी ये समझ बहुत काम आती है। इसे आप दोबारा जरूर सुने, अपने नोट्स बनाएं और टेक्स्ट को सामने रखकर सुने तो और भी फायदा होगा, क्योंकि हमने कोशिश की है कि टेक्स्ट की हर बारीकी को छुआ जाए। और अगर आपको ये गहरी विस्तृत चर्चा पसंद आई तो हमारे सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि इस यूनिट का कौन सा पहलू, कौन सा आंदोलन या कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर कर गया या आपको सबसे दिलचस्प लगा। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले गहन विश्लेषण में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए। जय हिंद।